Hey everyone, how are you all? So, welcome back to my channel, UPSC Feeds, once again. So, the topic that we are going to cover today is related to environment and ecology section. तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी इनसे रिलेटेड पर्सनालिटीज़ हैं एनवायरमेंट्स एंड इकोलॉजी से वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं सो विदाउट एनी फर्दर अडो आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ वीडियो बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल ओके सो आई शुड स्टार्ट द वीडियो नाउ तो सबसे पहला यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि साइलेंट स्प्रिंग इज एन एनवायरमेंटल साइंस बुक पब्लिश्ड इन 1962. इट वाज रिटन बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट रैचल कार्सन. तो रैचल कार्सन ने एक साइलेंट स्प्रिंग करके बुक है जो उन्होंने पब्लिश की है और इन विच ईयर 1962 में. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए साइलेंट स्प्रिंग बुक किसने लिखा है. ओके सो ये एक एनवायरमेंटल साइंस बुक है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एंड यू कैन से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. ओके देन सेकेंड पॉइंट इज ब्रंटलैंड रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है कब हुआ था, सॉरी अभी पब्लिश नहीं, ब्रंटलैंड रिपोर्ट पब्लिश हुई है 1987 में. और किसने किया था? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट और हु कॉइन्ड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म पहली बार कॉइन किया था एंड इन विच ईयर 1987 में. वही यहाँ पर लिखा हुआ है दैट दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय WCED मतलब वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. और रिपोर्ट टाइटल और ये जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी ये इस रिपोर्ट का नाम क्या था? इसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. देन थर्ड पॉइंट इज पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट. तो ये इस रिपोर्ट ये कब आई थी? ये रिपोर्ट इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? 1972 में हुआ था. ये मतलब ये आपको ये सारी मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो एनवायरमेंट में पता होना चाहिए. तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लो और ईयर्स को याद कर लो आप, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ही आना है कि वो ये सारी चीज़ें दे देंगे आपको. लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ब्रंटलैंड कमीशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. अब अरेंज करो इन विच ईयर कौन सा पहले है, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे दिया जाएगा अरेंज करने के लिए. सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. देन पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब हुआ था? अप्रैल 1987 में. अप्रैल भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज बिटवीन मॉन्ट्रियल एंड ये ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट विच केम अर्लियर. सो विल गेट कंफ्यूज एंड आप गलत मार्क करके आ जाओगे एग्जाम में. सो दीज आर द थिंग्स. देन पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट अप्रैल 1987 में हुआ है. एडॉप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1987. ओके Then next point is Club of Rome is an association of economists, civil servants and scientists with a mission to promote understanding of the global challenges facing humanity. तो ह्यूमैनिटी जिन ग्लोबल चैलेंजेस को फेस कर रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पर्टिकुलर एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसमें इकोनॉमिस्ट हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड देन स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF इज एस्टैब्लिश बाय COP7 ने ये इस्टेब्लिश किया था. और यहाँ पर आप देख लो ये UNDP एंड वर्ल्ड बैंक तीनों एसोसिएटेड किससे हैं? GEF से. ओके द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज WM एडम्स. ये आपको ऐसे ही मतलब ये वन लाइनर है, यू शुड लर्न दीज थिंग्स एक्चुअली. हु हैज़ प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ क्लब ऑफ रोम ने किया था. आपको पता होगा अभी यहाँ पर हमने पढ़ा था क्लब ऑफ रोम एक एसोसिएशन है जो ये सारी चीज़ें करता है, मतलब लाइक फॉर द मिशन टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस विच इज़ फेस्ड बाय द ह्यूमैनिटी. तो ये सारी चीज़ें. एंड देन द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. तो EPA 1986 के अंडर में ये क्रिएट किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. तो ये बस आपको ऐसे क्विकली याद कर लेना, इसमें कुछ समझाना नहीं है मुझे. द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वॉज मसानोबू फुकुओका. तो ये पक्का जापान से होंगे तो इनका नाम ऐसा है. ओके द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय जर्मन जूलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैगल ने ये टर्म कॉइन किया था 1866 में. और टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स के इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने इकोलॉजी टर्म को यूज़ किया था. किसने किया था? पहली बात अर्न्स्ट हैगल ने किया था. इन विच ईयर? 1866. सो दीज थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. ओके अकॉर्डिंग टू हैगल इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल both to its organic as well as its inorganic environment. तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स का रिलेशन होता है वही चीज़ें होती है इकोलॉजी. ओके 1935 में AG टांसले ने कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम दिया. तो इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइन किया? आप यहाँ से पता लगा सकते हो, AG टांसले. और ये इकोलॉजी किसने किया था? अर्न्स्ट हैगल ने किया था 1866 में. और इन्होंने कब किया? 1935 में किया. तो ये आपको पता होना चाहिए. देन अकॉर्डिंग टू हिम द इकोसिस्टम इज अ टाइप ऑफ फिजिकल सिस्टम फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. अकॉर्डिंग टू हिम द इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम है. दीज सिस्टम में डिफर इन देयर साइज.
तो हो सकता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं और वो इकोसिस्टम है, और हो सकता है ये जो इकोसिस्टम्स है ना ये साइज में भी डिफर करें, ठीक है। तो इकोसिस्टम का एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, उन्होंने नहीं बोला है कि एक पर्टिकुलर जोन में उतना एरिया होता है, उसी को हम बोल सकते हैं कि उतना इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम डिफर कर सकता है साइजेस में, ओके। देन कार्ल मोबियस कॉल्ड द आइडिया ऑफ इकोसिस्टम एज बायोसिनोसिस। तो ये आप ऐसे याद कर लो। द 10% लॉ किसका है? ये लिंडमैन का है, 1942 में इन्होंने दिया था। ये किस लिए होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए होता है, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, एंड वॉज इंट्रोड्यूस बाय रेमंड लिंडमैन, ओके। द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय ए जी टांसले, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा। इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी, इकोलॉजी जो है परमानेंट इकोनॉमी है, इज द स्लोगन ऑफ विच मोमेंट? चिपको मोमेंट, ठीक है। द विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने यूज किया था डीप इकोलॉजी टर्म पहली बार? अर्नी नेस ने, ओके, अर्नी नेस, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नेक वॉज एनंशिएटेड बाय क्रेनल। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज ग्लोबल हेक्टेयर्स। तो मेजरमेंट यूनिट जो होती है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की वो ग्लोबल हेक्टेयर्स में की जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वॉज फर्स्ट यूज बाय बेनेट, बेनेट ने यूज किया पहली बार। बायोडाइवर्सिटी इज डिनोटेड विद अल्फा, बीटा एंड गामा। तो बायोडाइवर्सिटी को हम डिनोट करते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा। सो ये क्लासिफिकेशन किसने दी है? विक्टर ने दी थी 1960 में। टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसने कॉइन किया है? तो इसको कॉइन किया गया है बाय रेमंड एफ दैसमन, ओके। इन इस बुक, इनकी एक बुक थी उसी में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ये बुक का नाम है इनकी, ठीक है। और कब किया था? 1968 में। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट इज IUCN, ओके। सो रेड डेटा बुक आपको पता होगा, जो स्पीसीज़ की प्रेजेंस की ओवरऑल बुक निकालते हैं, उसमें निकालते हैं ना, थ्रेटेंड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो वो किसके अंडर में आती है? ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? IUCN। हु अमंग द फॉलोइंग हैड यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार किसने यूज़ किया था? वॉल्टर जी रोजन। तो आप तीनों टर्म याद कर लेना, इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ओके। Then the next point is, if a wetland of international importance is brought under the Montreux record, what does it imply? अगर किसी भी वेटलैंड को हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड एंड आर अकरिंग, या तो अकर्ड मतलब हो, या तो इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज हो चुका है, या तो हो रहा है, या तो हो सकता है, ठीक है, इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफियरेंस. So these are the things. The author of Tomorrow Biodiversity is Vandana Shiva. The concept of greenhouse gases was postulated by Joseph Fourier. And which of the following countries is the largest emitter of carbon? So it's China. And Bhutan is known as the world का top carbon negative country. You can say भूटान जो है पहली कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है, तो वर्ल्ड की टॉप कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सी है? भूटान। इसका मतलब यही होता है कि जितना ये लोग ट्री को फॉरेस्ट करते हैं, जितना ट्री लगाते हैं उससे कम काटते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कार्बन जो है जितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे जितना प्रोड्यूस हो रहा है और जितना हम मतलब जितना प्रोड्यूस हो रहा है और जितना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं ट्रीज, वो उन दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो जो इनके लिए इज़ बेटर कि ये एफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं रादर देन डूइंग डिफॉरेस्टेशन, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कार्बन नेगेटिव कंट्री. बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूँ तो फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स इज मैनेज बाय वर्ल्ड बैंक. कौन करता है मैनेज? वर्ल्ड बैंक करता है. हु हैड सजेस्टेड दैट शिफ्टिंग अर्थ ऑन इट्स एक्सिस? किसने कहा था, किसने सजेस्ट किया था कि अर्थ अगर अपनी एक्सिस से शिफ्ट करता है तो वो एक फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज? किसने कहा था? माइल्यूटिन मिलानकोविक ने कहा था. विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स ऑफ साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका? अंटार्कटिका के ऊपर पहले सबसे पहले किसने ओजोन होल को डिस्कवर किया था? कौन से साइंटिस्ट की टीम ने? तो ब्रिटिश टीम ने किया था. ओके, इन विच कंट्री यू कैन से. सो हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड ओजोन हैलो ओवर तिब्बतन प्लेटू इन 2005? GW केंट मोरे ने किया था. अकॉर्डिंग टू फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बाय GRB एल्फ्रेड, 7.28% ऑफ द वर्ल्ड एनिमल स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया. ओके, तो इसमें बताया गया कि इतनी स्पीसीज, वर्ल्ड की एनिमल स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं. और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, चिपको मूवमेंट जो है इट वॉज बेसिकली अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन एंड चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदर लाल बहुगुणा वर द मेन लीडर. तो ये मेन लीडर्स थे. और चिपको मूवमेंट किसके अगेंस्ट में हुआ था? डिफॉरेस्टेशन के. ये सबको पता है बट एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं हम क्विकली, ठीक है. अंडर हुज लीडरशिप इज द मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन वॉज लॉन्च्ड इन रानी विलेज ऑफ चमोली. चमोली विलेज में गौरा देवी के लीडरशिप में लॉन्च हुआ था मूवमेंट, ठीक है. एंड देन अमृता देवी स्मृति अवार्ड किस लिए दिया जाता है? इट इज़ गिवन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ.
द टर्म बायोस्फीयर रिजर्व वॉज फर्स्ट यूज बाय एडवर्ड स्वेस ने किया था, पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व टर्म का यूज़ किया था। इकोसिस्टम पहली बार एजी टांसले ने किया था, हमने ऊपर पढ़ा था। एंड राइटर एंड अर्नस्ट हैगल फर्स्ट यूज द टर्म इकोलॉजी। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था अर्नस्ट हैगल के बारे में, हमने रीटर के बारे में नहीं पढ़ा था, तो अभी इनको भी आप जान लो कि इन्होंने भी पहली बार टर्म यूज़ किया था इकोलॉजी। ओके, बायोडाइवर्सिटी पहली बार किसने यूज़ किया था? रेमंड एफ दसमैन, हम ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट इज नोन बाय द नेम जल पुरुष? राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। सदर्न गंगोत्री इज द फर्स्ट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका में, इस्टेब्लिश हुआ था 1983-84। अंटार्कटिका में इंडिया का जो दूसरा रिसर्च सेंटर है वो मैत्री है, और वो इस्टेब्लिश हुआ था 1988-89। ओके, इन अंटार्कटिका में तीसरा रिसर्च सेंटर है भारती। ठीक है, पहला वाला जो था वो अभी तो डिसेबल हो गया है, अभी दो ये मैत्री और भारती हैं। भारती वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 2012 में। वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, ये किसने कहा था? स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद कोपन क्लासिफिकेशन जो होता है, कोपन जी ने किया था। एंड आपिको मूवमेंट में PH वॉज द लीडर। चिपको मूवमेंट में SL बहुगुणा एंड सेवा नर्मदा बचाओ। अच्छा, नर्मदा मूवमेंट का जो सेव नर्मदा मूवमेंट था ना, वो मेधा पटकर्णी ने किया था। और साइलेंट वैली मूवमेंट डॉक्टर सलीम अली ने किया था। तो ये सबको आपको पता होना चाहिए। आप ही को किसने किया, चिपको किसने किया, ये वाला मूवमेंट किसने किया, सेवा नर्मदा मूवमेंट एंड ये साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, विच इंडियन साइंटिस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय UNEP एज फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। देन मोनोक्लाइमैक्स थियोरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय FE क्लेमेंट्स। दैट्स इट। ये जस्ट आपको एक फैक्चुअल नॉलेज है, और इतना कलरफुल मैंने पहले कर दिया था तो मैंने इसको हटाया नहीं, बिकॉज कलरफुल अच्छा लग रहा था। सो ओके, दैट इज़ इट, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।